इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गुजरात की कई कंपनियों पर 22,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। आंकड़ा इतना बड़ा है कि बैंकिंग घोटाले के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाने वाला घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। अब तो लगता है कि चौकीदार ही साझीदार है। पिछले 2 दशकों में हमारे देश में बैंक फ्रॉड को लेकर मानो एक होड़ सी छिड़ गई है। कभी किंगफिशर के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले विजय माल्या खबरों में आते हैं, तो कभी पीएनबी बैंक को चूना लगाने वाले नीरव मोदी को सबसे बड़ा फ्रॉड बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला कहीं जाकर रुकने वाला है, क्योंकि हर बार जो घोटाले हो रहे हैं वो पिछले फ्रॉड के रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं। और ऐसा ही हुआ इस बार भी। इस बार फिर से एक कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ घोटाला करते हुए 28 बैंकों से करीब 23,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया है। फ्रॉड करने वाली कंपनी ने बैंकों से जो पैसे उधार लिए थे उन्हें न चुका पाने और फिर पैसों के अवैध इस्तेमाल के कारण सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड नाम की इस कंपनी पर एफआईआर दर्ज करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक शिपयार्ड कंपनी की कहानी और घोटाले के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला क्या है। तो दोस्तों, ये बैंक फ्रॉड कोई अचानक से हुआ बैंक फ्रॉड नहीं है, बल्कि अचानक से सिर्फ ये हुआ है कि कई सालों से चले आ रहे इस घोटाले के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई में केस दर्ज करवाया है। और इस शिपयार्ड कंपनी ने अपने पिछले कई वित्तीय आंकड़ों में भारी हेरफेर किया है, जिसका मतलब ये है कि 28 बैंकों से लिए सामूहिक लोन को ये अपनी खुद को बर्बादी से बचाने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले रही थी, जिस कारण कंपनी के पास करीब 23,000 करोड़ के लोन का कोई हिसाब ही नहीं है। खैर, ये तो वो बात हो गई कि जो एसबीआई ने केस दर्ज कराने के लिए सीबीआई के सामने कही। जिसे आसान भाषा में समझने के लिए आइए इस मामले को शुरू से देखने की कोशिश करते हैं। इस सबसे बड़े घोटाले की कहानी शुरू होती है साल 2013 से, क्योंकि उससे पहले तो ये शिपयार्ड कंपनी ऐसी थी कि ये देश में बड़े लेवल पर शिप्स बनाया करती थी, जिसका आलम ये हुआ था कि बैंक इस कंपनी को लोन देने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। उस दौरान तक कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देश को कई कमर्शियल शिप्स देने के साथ ही विदेशों में अपने शिप को इंपोर्ट भी किया था। अगर इस कंपनी के इतिहास पर जाएं तो एबीजी शिपयार्ड एबीजी ग्रुप की ही कंपनी है, जिसे 1985 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। लेकिन कंपनी के शिप बिल्डिंग का सारा काम गुजरात के सूरत और दहेज में होता है, जहां 2007 में गुजरात में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस कंपनी को सरकारी जमीन आधे दामों में दी गई थी। बता दें कि तब भी इस कंपनी पर सरकार के साथ घोटाला करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उस वक्त ये मामला दब गया और कंपनी ने शिप बिल्डिंग फैक्ट्री को सूरत और दहेज में शुरू कर दिया। इसके अलावा कंपनी ने 2010 में वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड नाम से एक और कंपनी खोली जो गोवा में है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी शिप मेंटेनेंस फैक्ट्री है। एबीजी शिपयार्ड के सरकार के साथ बहुत से करार थे, जिनमें सरकार ने इंडियन नेवी के लिए कई बड़ी और पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाने के ठेके इस कंपनी को दिए थे। इन सारी बातों से पता चलता है कि एक वक्त में सरकार ने भी इस कंपनी पर कितना भरोसा जताया था, और शायद यही कारण बना आगे के लोन प्रोसेस के लिए भी, क्योंकि जब किसी कंपनी के पास खुद सरकार और इंडियन नेवी के कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस कंपनी पर बैंक आंख मूंद कर भरोसा करेगी ही। इसलिए उस 2008 की मंदी के बाद कंपनी की जरूरत के अनुसार 28 बैंकों का एक समूह बनता है, जिसे लीड करता है आईसीआईसीआई बैंक। इस पूरे लोन में आईसीआईसीआई का सबसे बड़ा हिस्सा था। आईसीआईसीआई ने एबीजी शिपयार्ड को करीब 7,089 करोड़ रुपए दिए थे, जिसके बाद दूसरे नंबर पर था आईडीबीआई बैंक और तीसरे नंबर पर एसबीआई बैंक। लेकिन जब ये लोन बैंक दे रहे थे तो शायद इन्होंने सोचा होगा कि आगे चलकर इनके पैसे देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का हिस्सा बनेंगे। खैर, लोन लेने के बाद भी कंपनी का काम चलता रहा, लेकिन जैसे ही साल 2012 आता है कंपनी को लगातार नुकसान होना शुरू हो जाता है। कंपनी इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन शायद बैंकों को भनक लग गई थी कि कंपनी के भीतर कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए रेगुलर चेकिंग के तौर पर जब कंपनी को 2012 से बैंकों ने निगरानी में रखा
तो उसे पता चला कंपनी लोन की रकम चुका पाने में पूरी तरह असमर्थ होती जा रही थी। इसीलिए बैंकों ने 2013 में इस कंपनी को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की लिस्ट में डाल दिया, जिसके बाद बैंकों ने 2014 में कोशिश की कि कंपनी वापस अपने रास्ते पर आ जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बैंकों ने जब अपने दिए लोन के पैसों की तलाशी लेनी शुरू की तो उन्हें जो डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से दिए गए वो पूरी तरह से सही नहीं थे। लेकिन अपनी जांच में कंपनी ने ये जरूर पकड़ लिया कि ABG शिपयार्ड ने लोन के पैसों को पर्सनल इस्तेमाल में लाते हुए उनको विदेश में इन्वेस्ट किया है। और जांच में ये भी पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट ABG सिंगापुर शिपयार्ड नाम की कंपनी में की गई थी, जिस बात से बैंक को लगने लगा कि इस कंपनी ने बैंक के पैसों को बिना बैंक की इजाजत के दूसरे देश की अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके दिखा दिया है, जो कि कानूनी रूप से पूरी तरह पैसों का घोटाला ही है। 2012 से ये जांच करीब 2017 तक चलती रही और 2017 में फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर ABG शिपयार्ड को एक फ्रॉड कंपनी घोषित कर दिया गया। इसके बाद भी लेकिन बैंकों ने कंपनी पर तत्काल शिकायत नहीं दर्ज करवाई, बल्कि इसके करीब 2 साल बाद यानी 2019 में SBI ने सबसे पहले CBI में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद 2020 में एक और शिकायत दर्ज करने के बाद CBI इस मामले की जांच में लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। फरवरी 2022 में जाकर SBI ने आखिरकार कंपनी के चेयरमैन ऋषि अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और जब SBI पर अब आकर दबाव बनने लगा तो उसने इस बात को कबूल कर लिया कि ABG शिपयार्ड कंपनी ने देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड किया है। SBI अपने बाकी के बैंकों और लोगों से ये कह रही थी कि वो इस मामले में ज्यादा से ज्यादा रिकवरी की कोशिश करेंगी, जिससे बात तो साफ हो जाती कि SBI भी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इस पूरे लोन की रिकवरी कर पाएगी या नहीं। खैर, अभी ना तो ABG शिपयार्ड के बारे में बहुत सी जानकारी है, ना ही कंपनी के चेयरमैन ऋषि अग्रवाल के बारे में, इसलिए ये मामला नीरव मोदी और विजय माल्या से बड़ा होने के बावजूद भी इतनी चर्चा में नहीं आ पाया है। आने वाली जानकारी के हिसाब से कंपनी के साथ क्या होता है, कितने अमाउंट की रिकवरी हो पाती है, ये सब आगे पता चलेगा। लेकिन तब तक हम ये आशा जरूर कर सकते हैं कि आने वाले समय में इससे बड़ा कोई घोटाला ना हो, क्योंकि वो देश की प्रगति के लिए एक बड़ा खतरा होगा। आपको क्या लगता है, क्या पूरे लोन अमाउंट की रिकवरी हो पाएगी या ये मामला भी SBI के खाते में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट में बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।